सामने बैठे साथियों, अभी तक आप लोग मराठी में सुन रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं तो मराठी मुझे समझती तो है मगर बोलने में थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए आप लोगों से अनुमति चाहते हैं कि हिंदी में बात करने की अनुमति आप लोग हमें दें। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये ओबीसी के लोगों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ये बात मुझे हर स्पीच में इसलिए बतानी पड़ती है कि महाराष्ट्र में ओबीसी के लोग पिछड़ा वर्ग अपने को नहीं समझते। महाराष्ट्र में ओबीसी के लोग अपने को पिछड़ा वर्ग नहीं समझते, लेकिन देश के तमाम हिस्सों में जब आप जाएंगे तो ओबीसी को आम बोलचाल की भाषा में पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, और खास तौर से उत्तर भारत में तो पिछड़ा वर्ग ही कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा। वैसे भी ओबीसी का अगर फुल फॉर्म निकालेंगे तो अदर बैकवर्ड क्लास है, अन्य पिछड़ा वर्ग है। भारत सरकार ने जो ओबीसी के लिए आयोग गठित किया उसका नाम रखा नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे ओबीसी के लोग हैं उन्हें आरक्षण चाहिए मगर पिछड़ा नहीं होना चाहिए। उन्हें आरक्षण चाहिए लेकिन हम पिछड़े वर्ग के हैं, ये बात स्वीकार नहीं है। तो सवाल ये है कि आरक्षण कैसे मिलेगा? अगर हम अपने को अगड़ा मानेंगे तो आरक्षण कैसे मिलेगा? संविधान में आरक्षण तो पिछड़ों को है, अगड़ों को नहीं है। जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उन्हें ही ओबीसी कहा जाता है। संविधान के अनुसार जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उन्हें ही अदर बैकवर्ड कहा जाता है। तो ओबीसी के लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि हम लोग बैकवर्ड लोग हैं। बैकवर्ड लोग क्यों हैं? आप शासन में देख लो, प्रशासन में देख लो, जुडिशरी में देख लो, पत्रकारिता में देख लो, कहीं है ओबीसी के लोग? कहीं है? नहीं है। समाज व्यवस्था में देख लो। तो ये जो लोग बैकवर्ड हो गए ये अपने आप बैकवर्ड नहीं हो गए, इनको बैकवर्ड किया गया है। तो संविधान निर्माताओं ने देखा कि देश में कौन कौन से लोग बैकवर्ड हैं, कौन कौन से लोग पीछे रह गए। तो देखा कि शेड्यूल कास्ट के लोग पीछे रह गए, शेड्यूल ट्राइब के लोग पीछे रह गए और ओबीसी के लोग पीछे रहे। तो शेड्यूल कास्ट के लिए सेपरेट व्यवस्था दिया, शेड्यूल ट्राइब के लिए सेपरेट व्यवस्था दिया और ओबीसी के लिए भी सेपरेट व्यवस्था दिया कि इन्हें विशेष सुविधा मिलनी चाहिए ताकि ये भी मुख्य धारा में आ सके, ये भी सबकी बराबरी में खड़े हो सके, इसलिए व्यवस्था दिया। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके परिवार में कोई एक आदमी बीमार हो जाए तो आप डॉक्टर को उसको दिखाते हो, डॉक्टर जो दवा देता खिलाते हो, फिर डॉक्टर आपको कहता है इनको सुबह भी एप्पल खिलाना है, शाम को भी एप्पल खिलाना है, नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी खिलाना है, तो खिलाते हो ना। दूसरा भाई ये नहीं कहता कि नहीं इसको क्यों खिला रहे हो, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो, इसकी दवा क्यों करा रहे हो, क्योंकि वो समझता है कि ये भी हमारा भाई है, ये बीमार है, इसलिए इसको ठीक करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देना जरूरी है। देश में इसी प्रकार की व्यवस्था, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, मगर इस प्रकार की व्यवस्था जब रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई तो जो लोग इस देश की सत्ता और व्यवस्था में हैं उन लोगों को ये बात बर्दाश्त 3.5% लोगों को नहीं होती कि हमारे लोग, हमारे बराबरी में
जो छूट गए लोग हैं वो भी हमारी बराबरी में आ जाए। और इस बात से ये बात साबित होता है कि हमारे लोग खुद ही पिछड़े हुए लोग नहीं हैं, बल्कि पिछाड़े गए लोग। खुद ही पिछड़े हुए लोग नहीं हैं, पिछाड़े गए लोग हैं। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बना के। और वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था अगर किसी मराठा ने बनाई होती, किसी कुनबी ने बनाई होती, किसी तेली ने बनाई होती, किसी माली ने बनाई होती, किसी धनगर ने बनाई होती, किसी बुद्धिस्ट ने बनाई होती, तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपने को ही नीचे रख ले और दूसरे को ऊपर रख दे? बनाने वाला इतना मूर्ख हो सकता है क्या? बनाने वाला इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि अपने को व्यवस्था में नीचे रखेगा और दूसरे को ऊपर रखेगा। अगर वर्ण व्यवस्था, समाज व्यवस्था, जाति व्यवस्था में अगर ब्राह्मण सबसे ऊपर है 3.5% के, तो ये बात प्रमाणित होती है कि ये व्यवस्था 3.5% ब्राह्मणों ने बनाई है। देश की आजादी में हम लोगों ने ये नहीं कहा कि तुम 3.5% के लोगों ने हमको नीचे रखा है, खुद को ऊपर रखा है, इसलिए हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहा। बल्कि देश की आजादी में ओबीसी के लोगों ने पूरी ताकत से साथ दिया, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने पूरी ताकत के साथ दिया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने पूरी ताकत के साथ दिया, माइनॉरिटीज के लोगों ने पूरी ताकत के साथ दिया। जिनको आज सबसे ज्यादा देशद्रोही कहा जाता है, उन्होंने पूरी ताकत के साथ दिया। और सब लोगों ने जब पूरी ताकत लगाई तब अंग्रेज देश छोड़कर गए। मेरे खुद के परिवार के आजाद हिंद फौज में थे। सब लोगों ने ताकत लगाई तब अंग्रेज देश छोड़कर गए। लेकिन जब अंग्रेज देश छोड़कर चले गए तो 3.5% लोगों ने कहा तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुम लोगों ने ताकत लगाई, अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब हमारा काम शुरू हो गया। तुम्हारा खत्म हो गया, हमारा शुरू हो गया। तो 3.5% लोगों का राज आ गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। और वैसे बनना चाहिए था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बहुमत समर्थन उनके पास में था, मगर उनको नहीं बनने दिया गया। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। गांधी जी के इस फैसले से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे तमाम सीनियर जो नेता थे उस समय के, वो बहुत दुखी थे और उन्होंने कई सवाल खड़े किए। जब गांधी जी से इस बारे में सवाल पूछा गया, क्योंकि गांधी जी खुद ही कहते थे कि अगर मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं हो सकता था, तो गांधी जी से इस बारे में सवाल पूछा गया कि आपने नेहरू को क्यों चुना सरदार पटेल के बहुमत होने के बावजूद? तो गांधी जी ने कहा नेहरू जी दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी ने कहा कि नेहरू जी दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्यों तैयार नहीं थे, बड़ा सवाल है। उम्र में सरदार पटेल नेहरू से सीनियर थे। पढ़ाई लिखाई में अगर नेहरू जी बैरिस्टर थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बैरिस्टर थे। आजादी के आंदोलन में अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका देखी जाए, खुद ही गांधी जी कहते थे कि मुझे सरदार नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। फिर क्यों नेहरू जी दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे? तो नेहरू जी ऐसा मानते थे कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, समाज व्यवस्था में मैं ऊपर हूं, तो मैं एक कुनबी के नीचे क्यों रहूंगा? एक कुनबी के नीचे मैं क्यों रहूंगा? और इसलिए नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 1931 में अंग्रेजों ने आखिरी जनगणना किया था। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से 41 की जनगणना के आंकड़े नहीं आ पाए और 1947 में देश आजाद हो गया। 1951 में जनगणना का फिर मामला आया तो नेहरू जी ने सेंसस कमिश्नर को कहा अब कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हो। बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी के लिए बहुत चिंतित थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में आर्टिकल 340 का मामला खड़ा किया
और आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में आ गया कि सरकार ओबीसी के लिए आयोग का गठन करे, आयोग सिफारिश करे और जो सिफारिश आयोग करता है उसके अनुसार सरकार उसे लागू करे। तो नेहरू जी को आयोग गठित करना चाहिए था। बाबा साहब बार बार इस बात को कह रहे थे, नेहरू जी सुन नहीं रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो उस इस्तीफा पत्र में एक बड़ा कारण यह था कि नेहरू जी ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं, इससे दुखी होकर के मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो दबाव में आकर काका कालेलकर साहब कमीशन बनाया गया, मगर बाद में काका कालेलकर से ही उनकी रिपोर्ट के विरोध में चिट्ठी लिखवा लिया गया और उसका हवाला देकर कालेलकर कमीशन लागू नहीं किया गया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ओबीसी के लोग तहसील से सर्टिफिकेट बना लेते हैं नौकरी के लिए लगाने के लिए। अगर उनको पूछो कि मंडल कमीशन पढ़ा है क्या, तो हमारा चेहरा देखते, पढ़ते ही नहीं, पढ़ते नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा। कालेलकर कमीशन लागू नहीं किया गया, लंबी लड़ाई चली। लंबी लड़ाई के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन गए। जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम कालेलकर कमीशन लागू करेंगे ओबीसी को, मगर वादे से मुकर गई। जब बहुत हंगामा हुआ तो जाकर के उन्होंने कहा कि कालेलकर कमीशन बहुत पुराना हो गया है, इसलिए हम नए कमीशन का गठन करते हैं और मंडल कमीशन का गठन किया गया। 90 में मंडल कमीशन लागू हुआ। 31 ब्राह्मण वकील मिलकर मंडल कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। पैसा लेकर के भी कोई वकील मंडल कमीशन के समर्थन में लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लालू प्रसाद यादव जी पैसा लेकर घूम रहे थे, कोई नहीं मिला तो जेठमलानी जी को कहा आप ही लड़ दो। उन्होंने कहा मैं क्रिमिनल केस देखता, ये मेरे संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कोई बड़ा नाम होना चाहिए, आपका नाम बड़ा है, आप ही लड़ो। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला है। 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिलेगा, ये फैसला आया। 27% को भी क्रीमी लेयर लगेगा, ये फैसला आया। संविधान में कहीं पर नहीं लिखा 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान में कहीं पर नहीं लिखा है क्रीमी लेयर होना चाहिए। संविधान में नहीं लिखा है 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान तो पहले से ही संख्या के अनुपात के सिद्धांत को मानता है। शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन पहले से था, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन पहले से था। संविधान संख्या के अनुपात के सिद्धांत को पहले से ही मानता था। संविधान में 50% का दायरा कहीं नहीं था, मगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ओबीसी को रोकने के लिए 50% का दायरा तय किया गया और क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? उस समय इसकी सीमा 1 लाख तय की गई कि जिस ओबीसी की इनकम 1 लाख रुपए है वो क्रीमी लेयर में होगा, उसके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और जिस ओबीसी की इनकम 1 लाख से कम होगी वो क्रीमी लेयर से बाहर होगा, उसके बच्चे को रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब गरीबों को मिलेगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, गरीबों को मिलेगा, अमीरों को नहीं मिलेगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर प्रैक्टिकल में उतना ही खराब है। एक तरफ क्रीमी लेयर लाया गया, दूसरी तरफ फीस बढ़ाई गई। शेड्यूल कास्ट को क्रीमी लेयर नहीं था, शेड्यूल ट्राइब को क्रीमी लेयर नहीं था। संविधान निर्माताओं ने क्रीमी लेयर को नकार दिया था संविधान सभा में, इसके बावजूद ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर लाया गया और दूसरी तरफ फीस बढ़ाई। जिनके पास पैसा था वो अपने बच्चे को पढ़ा सकते थे, वो क्रीमी लेयर में थे, इसलिए उनके बच्चे को आरक्षण का फायदा नहीं होगा। जिनके पास पैसा नहीं वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, ऐसे ही गायब हो गए, बाहर हो गए। रिजर्वेशन ऊपर से भी खत्म हो गया, नीचे से भी खत्म हो गया। मतलब जिसके पास दांत है
उसको चना नहीं दिया जाएगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, ले लो थोड़ा। तो जो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है उसको नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर है। अभी मोदी जी ने 2015 में 314 ओबीसी के बच्चे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर का बहाना बनाकर लो। क्रीमी लेयर की वजह से ओबीसी का 7-8% से ज्यादा अभी तक भरा नहीं गया। इतना बड़ा नुकसान क्रीमी लेयर का हो गया ओबीसी को। मगर ओबीसी के लोगों को यह बात उस समय अगर समझ में आती, समझ में कैसे आती, अगर टीवी पर डिबेट होती कि मंडल कमीशन में क्या मिला क्या नहीं मिला, मंडल की केवल एक सिफारिश लागू की गई, बाकी लागू नहीं की गई, टीवी पर डिबेट होती, क्या मिलना चाहिए था, क्या मिला क्या नहीं मिला, तो ओबीसी को समझ में आता। अखबार में आर्टिकल छपते, ओबीसी को समझ में आता। और अगर ये होता और ओबीसी को समझ में आता तो ओबीसी दिल्ली की पार्लियामेंट घेर लेता और कहता, जब संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या है उतना रिजर्वेशन होना चाहिए, तो 52% को 52% क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट को नहीं है, शेड्यूल ट्राइब को नहीं है, संविधान में कहीं क्रीमी लेयर नहीं है, तो हमें क्रीमी लेयर क्यों थोप रहे हो? हटाओ क्रीमी लेयर। मंडल कमीशन की जितनी सिफारिशें हैं लागू करो। अगर ये लड़ाई पार्लियामेंट पर होती तो ओबीसी को अधिकार मिल गया होता। मगर आरएसएस बीजेपी के लोगों ने सोचा अगर ओबीसी को ये अधिकार मिल गया बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ओबीसी के अधिकारों पर तो हम 3.5% के लोग कब्जा किए हुए हैं, इनको मिल जाएगा तो हम कहां जाएंगे? अगर इसका समर्थन करते हैं तो प्रशासन इनके हाथ में चला जाए, और अगर इसका विरोध करते हैं कि ये हमको वोट नहीं देंगे तो सरकार नहीं आएगी, तो शासन चला जाएगा। आगे कुआं है पीछे खाई है, समर्थन करते हैं तो प्रशासन जाता है, विरोध करते हैं तो शासन जाता है। करे क्या? तो तरीका निकाला, ना विरोध करना ना समर्थन करना, डाइवर्ट करना। डाइवर्ट होती है, कॉल डाइवर्ट होती, पता है आप लोगों को? मान लो हम आमदार साहब को कॉल करें और वो डाइवर्ट कर दे, दूसरे को चला जाएगा। कॉल हम उनको करेंगे, दूसरे को चला जाएगा। तो कॉल लगी थी मंडल कमीशन को, आरएसएस बीजेपी के लोगों ने उसको मंदिर मस्जिद की तरफ डाइवर्ट कर दिया। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला, मोदी जी को उसका सारथी बनाया और कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। वो कैसे बनाते? पत्रकारों ने पूछा, वहां मस्जिद है, मंदिर कैसे बनाओगे? आडवाणी जी ने कहा ये देखना रामलला का काम है, ये देखना हमारा काम नहीं है। हम तो केवल इतना कह रहे हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मतलब रामलला बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। विनय कटियार उस समय बजरंग दल के अध्यक्ष थे, कुर्मी बिरादरी के। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उमा भारती, परवीन तोगड़िया, रितंबरा, ऐसे तमाम ओबीसी के नेताओं को आगे किया गया। ज्यादा उत्तर भारत के नेताओं को आगे किया गया, क्योंकि मंडल की लड़ाई भी ज्यादा उत्तर भारत में लड़ी जा रही थी, इसलिए उत्तर भारत के नेताओं को ज्यादा आगे किया गया कि तुम अभी मंडल के नहीं मंदिर में जाओ। 16 नवंबर 1992 को ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी। 20 दिन के अंदर 16 नवंबर 1992 को ओबीसी के साथ धोखेबाजी का फैसला आया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। मंडल पर चर्चा कौन करता जब बाबरी मस्जिद गिर गई, कल्याण सिंह की सरकार चली गई, तो चर्चा शुरू हो गई। मंदिर किसने गिराया, मस्जिद किसने गिराया, उसको जेल होगी कि नहीं होगी, सजा होगी कि नहीं होगी, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई। और ओबीसी का जो मंडल कमीशन का मामला था वो हवा में उड़ गया। इतना हवा में उड़ गया कि अभी तक ओबीसी को मंडल कमीशन के बारे में जानकारी नहीं है। मैं राले गांव में था अभी कार्यक्रम में, तो कांग्रेस के
एक बड़े नेता आए थे, शिंदे साहब शायद थे कोई, उनको नाम नहीं याद आ रहा मुझे। उन्होंने कहा मंडल कमीशन बोल रहे हैं ओबीसी के लोगों को ये भी नहीं पता है 27% मंडल कमीशन की वजह से हमको मिलता है। तो वो क्यों नहीं पता है? क्योंकि उस समय मंडल पर बहस होती तो सबको पता चलता है। मंडल पर बहस खत्म हो गई, मंदिर पर बहस शुरू हो गई, तो कहां से पता चलेगा? और उसमें ओबीसी के लोगों को सबसे ज्यादा इन्वॉल्व किया गया। जब विनय कटियार से उस समय लोगों ने पूछा आरक्षण का क्या होगा, तो विनय कटियार ने कहा डंडे के दम पर आरक्षण ले लेंगे। आजकल विनय कटियार ही नहीं दिख रहे हैं तो डंडा कहां से लाए? पहले विनय कटियार दिखे तो उनका डंडा ढूंढा जाए किधर है। अब विनय कटियार ही नहीं दिख रहे, गायब हो गए। मैं नागपुर में भाषण करके गाड़ी में बैठा तो एक आदमी मेरे पास आए, बोले हम भी गए थे महाराष्ट्र में, नागपुर में। जब मैं गाड़ी में बैठा तो एक आदमी हमको मिलने आए, बोले हम भी गए थे 6 दिसंबर को। तो ओबीसी को जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए थी उसको डाइवर्ट कर दिया मंदिर की लड़ाई की तरफ। चलो डाइवर्ट हो गया। 52% की लड़ाई लड़ते तो 52% नौकरियां मिलती। 52% की लड़ाई नहीं लड़ा, लाखों नौकरियां छूट गई। चलो मंदिर की लड़ाई लड़े तो उधर ही ले लेते। मंदिर अभी बन रहा है, रंजन गोगोई जी ने फैसला दिया तो मंदिर बन रहा है। मंदिर बन रहा है, एक भी ओबीसी को मंदिर के ट्रस्ट में नहीं रखा गया। एक भी मराठा को, एक भी कुंभी को, एक भी माली को, एक भी धनगर को, एक भी तेली को, किसी भी जो जातियां ऑल इंडिया में ओबीसी में आती हैं, एक भी ओबीसी को इसमें मंदिर के ट्रस्ट में नहीं रखा गया। अरे हमने कहा अरे भाई आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, दूसरे हिंदू नहीं होंगे तुम्हारी निगाह में ओबीसी के लोग, या दूसरे ओबीसी के लोग खराब हिंदू होंगे? अगर तुम ऐसा कहो कि सारे ओबीसी के लोग खराब वाले हिंदू हैं तो हम ये भी मानने के लिए तैयार हैं। मगर तुम ये कहोगे विनय कटियार खराब वाले हिंदू है तो कैसे माना जा सकता है? कल्याण सिंह खराब वाले हिंदू है तो कैसे माना जा सकता है? प्रवीण तोगड़िया खराब वाले हिंदू है, उमा भारती खराब वाले, अरे यही तो लड़ाई लड़ रहे थे। अरे इनको तो रख दिया होता, कम से कम दूसरे को छोड़ देते, इनको रख लेते। रखने का छोड़ो, जब शिलान्यास हो रहा था हवा नहीं लगने दिया, वहां का हवा नहीं लगने दिया। रखने का, ट्रस्ट में रखने की तो बहुत बड़ी बात है, हवा नहीं, मैं वही कहा हूं इसलिए बता, हवा नहीं लगने दिया। और मोदी जी और भागवत जी गए थे शिलान्यास में, तो भागवत जी का जो इस लकड़ी का होता है बैठने वाला, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, जिस पर बैठा जाता है लकड़ी वाला, हाँ जो भी है, तो भागवत जी का थोड़ा ऊंचा था और मोदी जी का थोड़ा नीचा था। ये भी आपको बता रहे हैं, ये भी जानकारी ओबीसी के लोगों को होना चाहिए। तो ओबीसी के लोगों का दिमाग और आंख खोलने की जरूरत है कि हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी के लोग हिंदू के नाम पर। यहां शिवाजी महाराज का नाम लेकर के इस्तेमाल करते हैं। शिवाजी महाराज की राजपाट की लड़ाई थी, उनकी सेना में मुसलमान थे, मदारी मेहतर ने उनको औरंगजेब की कैद से निकाला, तमाम मुसलमान उनके अंगरक्षक थे। मगर ऐसे आरएसएस बीजेपी वाले बताते हैं जैसे शिवाजी महाराज और मुसलमानों की कोई धर्म की लड़ाई, धर्म की लड़ाई नहीं थी, राजपाट की लड़ाई थी। औरंगजेब की और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लड़ाई थी वो राजपाट की लड़ाई थी, वो कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी। मगर हमारे लोगों को हिंदू के नाम पर भड़काया जा रहा है, हिंदू के नाम पर हमारे लोगों को भड़का रहे, हम और मुसलमान लड़ रहे हैं। फायदा हमको हो जाए या मुसलमानों को हो जाए तो बात समझ में आती। अरे उस समय औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ते थे तो जो जीतता था उसका फायदा होता था। आज हम और मुसलमान लड़ रहे हैं तो या तो फायदा हमारा हो जाए या तो मुसलमान का हो जाए। सच्चर कमीशन ने कहा मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब। ये रिपोर्ट कांग्रेस के समय की, अभी तो 8 साल से बीजेपी है, अभी कितना खराब हो गई होगी।
अभी तो बहुत ज्यादा खराब हो गई हो। इसका मतलब मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। और हम मुसलमान से लड़ रहे हैं तो हम इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि जानवरों की, कुतरों की गिनती होती है, हमारी नहीं होती। हमारी कितनी अच्छी होगी। एक दिन हमारे कार्यक्रम में एक बजरंग दल का कार्यकर्ता आ गया। उसने कहा, पटेल जी आपकी सारी बात सही है, मगर एक बात बहुत दिक्कत वाली है। हमने कहा क्या है? कहा देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। हमने कहा बड़ी खतरनाक बात बता रहे हो, कब्जा हो जाएगा मुसलमानों पर, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। तो तुम मुझे ये बताओ कि भारत में आजादी के 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बना क्या? हमारा चेहरा देखने लगा। इतना अगर उसको जानकारी होती तो वहां थोड़े ही होता जहां। तो हमने कहा गूगल से निकालो कौन कौन प्रधानमंत्री बना, निकालो। तो कहा एक भी नहीं बना। हमने कहा कोई बनने की लाइन में है? कहा अभी तो नहीं दिख रहा है। हमने कहा फिर कब्जा कैसे हो जाए? तो हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, और जानकारी ना होने का फायदा आरएसएस बीजेपी के लोग उठा रहे हैं और जबरदस्ती से हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं, और हिंदू बनाकर हमारे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। विनय कटियार का इस्तेमाल किया, कल्याण सिंह का इस्तेमाल किया, उमा भारती का इस्तेमाल किया। परवीन भाई तोगड़िया ने कहा मुझे तो जान से मार डाल रहे थे, टीवी पर आकर कहा मैं तो बच के निकला, जान बचाकर भागा, वहां से बच के निकला, मुझे तो मेरी तो हत्या कर दे रहे थे। इस्तेमाल आपका हो रहा है। ओबीसी के लोगों को यह बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम और मुसलमान लड़ेंगे तो ना हमारा फायदा है ना मुसलमान का फायदा है, क्योंकि ना हमारे पास कुछ ज्यादा है ना मुसलमान के पास कुछ ज्यादा। देश में जिनके पास है अगर उनसे लड़ोगे तो कुछ मिलेगा, आपस में लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपस में लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारा भी फायदा नहीं हो रहा, मुसलमान का फायदा भी नहीं हो रहा है, तो फिर फायदा किसका हो रहा है इस लड़ाई में? इस लड़ाई में फायदा लड़ाने वालों का हो रहा है। क्योंकि भारत में जब संविधान लागू हो गया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया, अब भागवत जी वोट डालेंगे तो एक ही गिना जाएगा, पाटिल साहब वोट डालेंगे तो भी एक ही गिना जाएगा। तो सबका वोट एक है। उनकी आबादी 3.5% है। 3.5% के लोग जो गांव में सरपंच नहीं बन सकते वो चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। जो सरपंच नहीं बन सकते गांव में अपने वोट से, वो चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। किसकी ताकत पर बना रहे हैं? अरे 52% की ताकत पर बना रहे हैं। इसको हिंदू बनाकर अपने साथ में खड़ा कर रहे हैं, तब बहुसंख्यक हो रहे हैं। लेकिन सवाल है हमें क्या मिल रहा है? जब मुसलमान से लड़ना होता है तब हम वीआईपी दर्जे के हिंदू होते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये शिवाजी महाराज के खानदान के, ये लड़ेंगे, इनको ही आगे करो। पता नहीं क्या हो लड़ाई में। 3.5% वाले 3.5 किलोमीटर पीछे रहते हैं। वो 3.5 किलोमीटर पीछे रहते हैं, ओबीसी को आगे करते। जब मुसलमान से लड़ना हो तब हम वीआईपी दर्जे के हिंदू होते हैं। चाहे मुसलमान लड़े, चाहे मरे, चाहे हम मरे, उनके बात का क्या जाता है। जब चंदा देना हो तब ए ग्रेड के हिंदू, वोट देना हो तो ए ग्रेड के हिंदू। और जब हम कहते भागवत जी थोड़ा विचार करो, जानवरों की गिनती हो रही, हमारी नहीं हो रही, थोड़ा विचार करो, तो भागवत जी क्या कहते हैं? चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, जातिवाद फैला रहे हैं, दोबारा मत बोलना नहीं देशद्रोही घोषित कर देंगे। अब अपना आदमी डर जाता था, देशद्रोही घोषित हो जाएंगे, चुप रहो। जब हम अधिकार की मांग करते तब हिंदू नहीं है, और जब उनको हमारा वोट चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए, तब हम हिंदू हैं। ये जो षड्यंत्र देश में चल रहा है, इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। ओबीसी के लोग अपने अधिकार के लिए सामने आए, नहीं तो देश बहुत बुरी स्थिति में जा रहा है। देश को बहुत खराब स्थिति में ले जाया जा रहा है। जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर लड़ा रहे हैं, भाषा के नाम पर लड़ा रहे हैं, और देश को अडानी अंबानी को गिरवी रखने का कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी अडानी का
मामला गड़बड़ा रहा है तो देश ही परेशान है कि LIC डूब जाएगी, बैंक गड़बड़ा रहा है मामला अडानी का, डूबने की स्थिति हो गई LIC की, डूबने की स्थिति हो गई SBI की। ये हालात हो गए। समझना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सी लड़ाई लड़नी चाहिए, कौन सी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। देश के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, मगर कोई हमारी संवेदनाओं का नाजायज फायदा उठाए ये अब हमको मंजूर नहीं। देश हमारा है, देश के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, मगर नाजायज कोई फायदा उठाए ये हमको मंजूर नहीं है। देश में मुसलमान अरब और ईरान से नहीं आए, यहीं के हैं हमारे भाई। और अगर अरब और ईरान की बात भी किया जाए तो अगर आप मौर्य का शासनकाल देखोगे तो वहां तक था भारत, तो भारत ही है पूरा, तो कोई विदेश उदेश से नहीं आए। और जो हमारे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनसे हमारे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। देश में हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं, देश में इस बात की लड़ाई है कि आजादी के 75 साल में किन लोगों ने देश की सत्ता पर कब्जा किया है, किन लोगों ने देश के प्रशासन पर कब्जा किया है, किन लोगों ने देश में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा किया है, किन लोगों ने देश की मीडिया पर कब्जा किया है, किन लोगों ने देश के सभी तंत्रों पर कब्जा किया है और यहाँ के 85-90% लोगों को अधिकार वंचित करके रखा है। वो कौन लोग हैं ये समझने की जरूरत है। ये समझोगे तो कुछ मिलेगा, ये नहीं समझोगे तो वो लड़ाते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हमारा इस्तेमाल होता रहेगा, जिसका इस्तेमाल होता है उसका कल्याण नहीं होता। तो जाति आधारित जनगणना जरूरी क्यों है ये बात बताता हूं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव में OBC का आरक्षण पंचायत चुनाव में खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? SC का क्यों नहीं खत्म होता, ST का क्यों नहीं खत्म होता? महाराष्ट्र अकेला राज्य नहीं है, कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश बंद करवाया था हमने 9 जनवरी को। खत्म क्यों हो रहा है? शेड्यूल कास्ट का क्यों नहीं खत्म होता, शेड्यूल ट्राइब का क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि डाटा है, हर 10 साल में जनगणना होती है, उसका डाटा है, उसका कैसे खत्म होगा? हम अगड़े लोग हैं, हम अपने को अगड़ा मानते हैं, हमारा डाटा ही नहीं है देश में। अगर आप भारत सरकार से जन सूचना अधिकार के तहत मांगो कि देश में बैल कितने हैं, देश में गाय कितने हैं, देश में भालू कितने हैं, देश में शेर कितने हैं, देश में कुत्ते कितने हैं, सारे आंकड़े भारत सरकार के पास। अगर आप भारत सरकार से ये मांगो देश में OBC कितने हैं, आंकड़े ही नहीं है भारत सरकार। हम अगड़े, हमारे आंकड़े ही नहीं है देश में। इतना ज्यादा आंकड़े हो गए, हमारे आंकड़े ही देश में नहीं है। और आंकड़े ना होने की वजह से आरक्षण खत्म हो रहा। अभी बजट पास हुआ, OBC का कोई जिक्र किया क्या निर्मला सीतारमण? क्यों नहीं किया? अरे तुम्हारी गिनती ही नहीं, गिनती के बगैर तो घर में खाना नहीं पकता है। अभी यहां बैठे हो तो कुछ लोगों को टेलीफोन आ रहा होगा, खाना खाकर आओगे या घर में आकर खाओगे? जब आप पक्का कर देते हो नहीं घर में ही आकर खाएंगे तो खाने में गिनती हो जाती है, तब खाना पकता है। अरे देश में तुम्हारी गिनती नहीं, बजट में तुमको हिस्सा कहां से मिल जाएगा? शेड्यूल कास्ट को मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को मिलता है, OBC को नहीं मिलता है। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 33% महिला आरक्षण पर पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी। जब डिबेट चल रही थी तो शरद यादव और तमाम OBC के नेता खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि 33% महिला रिजर्वेशन का हमारा कोई विरोध नहीं है, हम लोग समर्थन में। केवल एक बात हम लोग चाहते हैं, वो बात यह है कि 33% महिला आरक्षण के नाम पर एक जाति की महिलाएं नहीं आनी चाहिए। इसलिए महिला आरक्षण कोटे के अंदर भी कोटा निर्धारित होना चाहिए कि अगर 33% महिला आरक्षण है तो उसमें शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को कितना आरक्षण होगा, शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं को कितना आरक्षण होगा, OBC की महिलाओं को कितना आरक्षण होगा, ये होना चाहिए। वीरप्पा मोइली जी कानून मंत्री तो जवाब दिए, खड़े हुए जवाब देने के लिए। उन्होंने कहा OBC की गिनती नहीं होती, इनको कैसे दिया जा सकता है? कहा इनकी गिनती नहीं है, इनको कैसे दिया जा सकता है? मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूं, मैं किसी का समर्थन विरोध नहीं कर रहा,
मैं ये सारी बातें आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि गिनती का महत्व कितना ज्यादा है। अगर आपका विकास करना है, ये सरकार क्या कहती है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। ओबीसी के लोग ईमानदार हैं, पहले ही समझ गए, पहले साथ देना पड़ता है, बाद में विकास होता है। तो साथ दे दिया पहले, अब विकास का नंबर आया। पहले पता होना चाहिए कितने ओबीसी के लोग पक्के घर में रहते हैं, कितने ओबीसी के लोग कच्चे घर में रहते हैं, कितने ओबीसी के लोग बेरोजगार हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने इंटरमीडिएट हैं, कितने हाई स्कूल हैं, कितने हाई स्कूल फेल हैं, कितने अनपढ़ हैं। डाटा होना चाहिए ना। कितनी सरकारी नौकरी में है, कितने प्राइवेट नौकरी में है, कितने व्यवसाय करते हैं, डाटा होना चाहिए। डाटा होगा तब योजना बनेगी। डाटा के बगैर योजना कैसे बनेगी विकास की? दिन रात ये विकास 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 चिल्लाते रहते हैं और ओबीसी का डाटा ही नहीं कलेक्ट करते तो विकास कैसे होगा? तो हम लोगों के यहां कहा जाता है कि हम लोगों को हल्दी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हल्दी देख करके ही पीले हो जाते हैं। ओबीसी के जो लोग हैं इनको हल्दी दिखा देते हैं तो हम पीले हो जाते हैं, इसलिए लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो विकास 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 कहते रहते हैं तो हम मानते विकास हो रहा है। हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं है, लेकिन हो रहा है। जब वो कह रहे हैं तो हो रहा है। जनगणना के बगैर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, जनगणना के बगैर विकास नहीं हो सकता है। इसलिए जाति आधारित जनगणना देश में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मंडल कमीशन से ज्यादा बड़ा मामला है, मंडल कमीशन से बहुत ज्यादा बड़ा मामला है। हम क्या गलत कर रहे हैं? अरे हम ये कह रहे हैं सबकी गिनती करो ना, ब्राह्मण की भी करो, राजपूतों की, क्षत्रियों की भी करो, वैश्यों की भी करो, ओबीसी की भी करो, एससी एसटी की कर ही रहे हो, सबकी करो। क्या दिक्कत है? सबके आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा कि देश में किसका विकास हो गया, कौन लोग पीछे रह गए। जो पीछे रह गए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दो ताकि वो भी राष्ट्र की मुख्य धारा में आ जाए। गलत क्या है इस पे? लेकिन टीवी पर बैठने वाले क्या कहते हैं? अरे जातिवाद बढ़ जाएगा। अरे मैंने कहा इतने दंगे धर्म के नाम पर होते हैं, तुम फिर भी धर्म के नाम पर गिनती करते हो। इतने दंगे देश में धर्म के नाम पर होते हैं, फिर भी धर्म के नाम पर गिनती करते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारी राजनीति सेट होती है, इसलिए तुम उसको करने का काम करते हो अपनी राजनीति के लिए। 3.5% लोग बहुसंख्यक बनने के लिए ओबीसी को हिंदू के कोटे में जमा करके राजनीति कर रहे हैं। उनकी राजनीति चल रही, वो राजनीति कर रहे और हमारा विकास चौपट कर रहे हैं। हमें केवल विकास का नारा देने का काम कर रहे हैं। तो ओबीसी के लोगों को यह बात समझने की जरूरत है। 2011 में जब जनगणना का मुद्दा उठा था, पार्लियामेंट बंद हो गई थी, मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम जनगणना कराएंगे, मगर मनमोहन सिंह जी को ज्यादा फैसले करने के अधिकार नहीं होते थे। प्रणब मुखर्जी ज्यादा फैसले करते थे। जब कोई क्रिटिकल फैसले आते थे तो प्रणब मुखर्जी जी को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का चेयरमैन बना दिया जाता था कि ये फैसले करें। तो प्रणब मुखर्जी जी इसके भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन हो गए और उन्होंने फैसला ले लिया जाति आधारित जनगणना के बजाय सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का। पार्लियामेंट में क्या आश्वासन दिया? जाति जनगणना करेंगे। फैसला क्या लिया? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं है। लेकिन ये गिनती का मुद्दा इतना बड़ा 2011 में खड़ा हो गया था कि आरएसएस बीजेपी के लोगों को लगा कि ये मुद्दा समर्थन करते तो खतरा, विरोध करते तो खतरा, तो करे क्या करे। फिर कहा कि फिर काल डाइवर्ट कर देते। तो आपके महाराष्ट्र के अन्ना हजारे को और हरियाणा के बाबा रामदेव को, 2 आदमी को आगे किया और कहा देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, इसलिए जन लोकपाल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्ना हजारे ने कहा जन लोकपाल नहीं आएगा तो मैं
अपना उपवास नहीं छोड़ोगा, चाहे ऊपर चला जाओगा, मगर जन लोकपाल के बगैर उपवास नहीं छोड़ो। टीवी वाले केवल जन लोकपाल, भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचार, जन लोकपाल भ्रष्टाचार, जन लोक। ओबीसी के लोग तो ईमानदार हैं, उनको लगा कि यार भ्रष्टाचार तो खत्म होना चाहिए। और राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी धरती पर आ गया अन्ना हजारे। वो कह रहे हैं कि उपवास नहीं तोड़ूंगा तब तक जब तक जन लोकपाल नहीं आ जाएंगे। 1 सितंबर 2011 को हम लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जाति आधारित जनगणना को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर पर रैली रखा हुआ था और तमाम बैकवर्ड क्लास के सांसद, शेड्यूल कास्ट के सांसद जो पार्लियामेंट में जाति जनगणना की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको उस मंच पर बुलाया हुआ था। अन्ना जी वहीं बैठे थे। एक दिन पहले हमारे संगठन के लोग गए और कहा कि कल हमारी रैली है 1 सितंबर को, ग्राउंड हमारे नाम से बुक है। तो केजरीवाल जी ने कहा कागज दिखाओ, तो उनको कागज दिखाया गया। केजरीवाल जी ऑफिसर आदमी, कागज देखते ही समझ गए ओरिजिनल है। कहा ठीक है, कल आप लोग रैली करो, अन्ना जी की कुटिया यहीं रहने देंगे और बाकी लोगों को लेकर हम जंतर मंतर पर चले जाएं। तो हमारे लोगों ने कहा ठीक है, अन्ना जी को इधर रहने देना और हम लोग भी अन्ना जी को 2 मिनट के लिए स्टेज पर ले जाएंगे कि जाति आधारित जनगणना के संदर्भ में भी 2 शब्द कहा जाए। तो केजरीवाल को लगा ये तो खतरा हो जाए, अगर अन्ना जी जाति जनगणना के मंच पर चले गए तो ये इशू दबने के बजाय ये तो हाईलाइट हो जाएगा। तो कहा नहीं, हम अन्ना जी को भी लेके जाएंगे। तो अन्ना जी को भी लेके चले गए। 5 लाख लोगों की रैली हम लोगों ने किया। शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी और तमाम नेता उस रैली में शामिल हुए। 1 लाइन की खबर अखबार वालों ने, टीवी वालों ने नहीं दिखाई। पत्रकारों को हम लोगों ने पूछा क्यों नहीं दिखाया? कहा जिसको दिखाने के लिए कहा गया था उसको दिखाया, जिसको दिखाने के लिए नहीं कहा गया था उसको नहीं दिखाया। मतलब साफ हो गया कि ओबीसी की गिनती के मुद्दे को दबाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। उस समय जब हम ओबीसी के लोगों को कहते थे कि चलो दिल्ली तुम्हारी गिनती का मामला है, बेचारा अन्ना हजारे इतना जान कुर्बान कर रहा है, पहले उसको जान बचा लेते, बाद में अपना मामला दे। जब चल रही थी कहा भ्रष्टाचार मिटा लेते, फिर अधिकार कभी नहीं मिलेंगे। मैंने उसी समय कहा था कि जिस दिन ओबीसी की कहा है मुझे तो नहीं पता है, टीवी में कोई खबर आती नहीं। किसान आंदोलन वाले तो ढूंढ रहे थे, जब दिल्ली में बैठे थे किसान आंदोलन वाले तो ढूंढ रहे थे अन्ना जी कहाँ है, वो भी किसान है, थोड़ा आकर हमारा समर्थन कर दे। अन्ना जी मिले ही नहीं उनको। बाद में अन्ना जी ने भी बयान दिया कि हमारा बीजेपी वालों ने इस्तेमाल किया, ऐसा बयान उनका आया बाद में। तो साथियों ये स्थिति है, ये परिस्थिति है। नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने ओबीसी के मुखौटे के तौर पर आगे किया। मैं कहता हूं, रोज कहता हूं, नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। मुख नहीं है, मुखौटा है। मुखौटा लगाया क्यों लगाया? कि ओबीसी के लोग जागृत, ओबीसी की गिनती को लेकर थोड़ा हुए हैं। अगर ओबीसी का चेहरा आगे किया जाएगा तो समर्थन मिलेगा, तो सरकार बनेगी। मोदी जी ने भी कहा मैं पिछड़ी जाति का हूं इसलिए हमारा अपमान होता है। पिछड़ी जाति के लोगों ने कहा अरे भाई तुम पिछड़ी जाति के हो, तुम्हारा अपमान होता, तुम्हें प्रधानमंत्री बना देते हैं, तुम अपने अपमान का बदला ले लेना। मगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो 2015 में 314 ओबीसी के बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति करो। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, बजट में ओबीसी को कुछ नहीं देते। और जब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के गई कि या तो 2011 के जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुए थे उसके आंकड़े हमें दे दो,
या तो अगली जनगणना में ओबीसी की जनगणना कर लो। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने हलफनामा लगाया कि ना तो हम 2011 के आंकड़े देंगे, ना 2021 की जनगणना में ओबीसी की जनगणना करेंगे। तो एक ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी के हित में फैसले करने के लिए तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं? ये स्वाभाविक नहीं। ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी के हित में फैसले नहीं करे, ये स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि मूर्ख से मूर्ख आदमी को अगर आप कुल्हाड़ी दो और कहो कि अपने पैर पर मारो तो मारेगा नहीं, कहेगा मूर्ख हो, इतना मूर्ख थोड़े ही वो अपने हाथ से अपना पैर काटे। अगर ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी चल रही है तो इसका मतलब कुल्हाड़ी चलाने वाला कोई और है। आरएसएस ने मोदी जी को कहा, आपका भाषण लोगों को मंत्रमुग्ध करता है, तो आप जितना भाषण देना चाहते हो दो, देश में दो, विदेश में जाकर दे। तो विदेश में भी खूब भाषण किया मोदी जी ने। आपकी व्यवस्था हम लोग कराएंगे, और इतने से भी बाद आपका समय बचता है तो आप वाराणसी से सांसद हैं, वहां जाओ, गंगा में आरती करो, घंटे भर करो, 1.5 घंटे भर करो, 2 घंटे भर करो, 2.5 घंटे भर करो, कोई दिक्कत नहीं। एक पैर पर खड़े होकर के करना है तो करो, 2 पैर पर खड़े होकर के करना है तो करो। इसके बावजूद भी आपके पास समय अगर बचता है तो मन की बात करो। मन की बात में अब ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का नहीं रह गया, इसलिए स्कूल के बच्चों को आर्डर निकाल देते हैं, उनको मन की बात सुनाई जाए। मास्टर डंडे लेकर लाइन लगवा देगा, माइक लगा देगा, बच्चे बैठकर सुनेंगे। उनकी मजबूरी होगी सुनना, चाहे उनको सुनने की इच्छा हो चाहे सुनने की इच्छा ना हो, फिर भी सुनेंगे। और उसके बाद भी समय बचता है तो परीक्षा की भी बात करो। परीक्षा दिया कि नहीं दिया इसका पता नहीं है, मगर परीक्षा की बात करो। तो ये चल रहा है, मोदी जी ये सारा काम कर रहे हैं, ये सारी बात करो मगर ओबीसी की बात मत करना। तो ये सारी बात करते हैं, ओबीसी की बात नहीं करते। जब हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया तो मोहन भागवत जी का बयान आ गया और उन्होंने कहा कि हम सरकार के डे टू डे के काम में दखल नहीं देंगे। मोहन भागवत जी झूठ नहीं बोल रहे। अरे इतने बड़े संगठन के प्रमुख हैं, उन्हें रोज रोज सरकार चलाने की फुर्सत है? नहीं है। लेकिन उनका स्टेटमेंट का एक अर्थ ये होता है कि हम सरकार के डे टू डे के काम में दखल नहीं देते हैं, इसका मतलब कभी कभी दखल देते हैं। वो कभी कभी दखल कब देते हैं? जब ओबीसी के अधिकार का कोई मामला हो, एससी एसटी का कोई मामला हो, माइनॉरिटीज का कोई मामला हो, जब वंचित समूहों के अधिकार का कोई मामला हो, तब दखल देने का काम हम जरूर करते हैं। तो ये सरकार मोदी जी नहीं चला रहे, ये सरकार आरएसएस चला रही है। आरएसएस में जो 3.5% के लोग हैं वो इस सरकार को चला रहे हैं, और इस देश के संविधान के खिलाफ में साजिश हो रही है, लोकतंत्र के खिलाफ में साजिश हो रही है। इसलिए तमाम जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, तमाम जो इस देश में अधिकार वंचित शोषित लोग हैं, और जिन लोगों की संविधान और लोकतंत्र में आस्था और विश्वास है, उन सभी लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। नहीं लड़ेंगे कुछ बचेगा नहीं। मोदी जी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, आज कसम खा लिया है देश नहीं बचने दूंगा। एक एक चीज जब तक अडानी अंबानी को नहीं दे दूंगा तब तक चैन से नहीं देगा, डूब रहा। किसानों को कहा फरवरी 2022 तक आय 2 गुनी हो जाए, 23 की फरवरी में बजट में नाम ही नहीं लिया 2 गुनी आय का निर्मला सीतारमण ने। किसानों से समझौता किया, कहा एमएसपी गारंटी देंगे, बजट में नाम ही नहीं लिया एमएसपी गारंटी का। किसान जब मार्केट में मोबाइल खरीदने जाता है तो दुकानदार को पूछता है कितने में दोगे, माइक खरीदने जाता पूछता कितने में दोगे, कुर्सी खरीदने जाता पूछता कितने में दोगे, और जब अपना सामान बेचने जाता है तो क्या पूछता है, कितने में लोगे। या तो बेचने वाला ही तय करे या तो खरीदने वाला ही तय करे। जब हम बेचने जाते हैं तो भी वही तय करता है, हम खरीदने जाते हैं तो भी वही तय करता है। किसानों को आजादी के 75 साल में उनकी फसल का मूल्य नहीं मिला, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इधर के किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं।
किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं। निजी क्षेत्र में ओबीसी एससी एसटी के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि अभी सब कुछ निजी क्षेत्र में जा रहा है। निजीकरण बंद होना चाहिए, निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें निजी क्षेत्र में भेज दी गई है। और जो निजी क्षेत्र है उसमें एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि चर्चा निजीकरण की हो रही है, खत्म आरक्षण हो रहा है। चर्चा निजीकरण की हो रही है, खत्म आरक्षण हो रहा है। ये सारा काम गवर्नमेंट कर रही है। देश के बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ में ये सारा काम गवर्नमेंट कर रही है, मगर गवर्नमेंट को डर क्यों नहीं है? बड़ा सवाल ये है। किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ नौजवान तो बक्सा भर रहा है डिग्रियों से, उसको पूछो क्या कर रहे हो, बोलता बीटेक किया हूं, एमबीए कर रहा है। तो पूछते बीटेक करने के बाद एमबीए क्यों कर रहे हो? नहीं, नौकरी नहीं लगी बीटेक करने के बाद, इसलिए एमबीए कर रहे हैं। घर में शादी देखने वाले आते हैं, तो अगर उनको पता चलेगा बीटेक करने के बाद घर में बैठा है तो शादी ही नहीं होगी, तो इसलिए बीटेक के बाद एमबीए कर रहे हैं। तो नौजवानों के विरोध में काम, किसानों के विरोध में काम, महिलाओं के विरोध में काम, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के विरोध में काम, व्यापारियों के, छोटे व्यापारियों के विरोध में काम, कर्मचारियों के विरोध में काम। इसके बावजूद भी सरकार को डर नहीं। क्यों नहीं डर? क्योंकि वो सोचते क्या कर लो, नाराज हो क्या कर लो, वोट नहीं दो मत दो, ईवीएम आता है, उसकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है, मत दो। आज अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए पेपर ट्रेल लगाया। मगर पेपर ट्रेल में जो कागजी मतपत्र निकलते हैं उसकी काउंटिंग ही नहीं होती, रिकाउंटिंग ही नहीं होती, तो चोरी कैसे पकड़ी जाएगी? चोरी नहीं पकड़ी जाती है, और चोरी ना पकड़ने की वजह से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। इसलिए इस बात को लेकर भी हम ये यात्रा चला रहे हैं कि या तो पेपर ट्रेल का 100% रिकाउंटिंग हो, या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग ये यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागृत करने का काम। देश में तमाम विपक्षी नेता हैं, कभी कभी उनको सपना आता है तो बोलते हैं, मगर उसके लिए कोई आंदोलन, कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं। कोई अगर कहे कि बोलते नहीं बोला था, कोई अगर ये कहे कि नहीं बोलते तो क्या कहते? नहीं बोला था। अरे बोला था ये समझ में आ गया तो लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? देश भर में तुम्हारा संगठन है, सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? पार्लियामेंट में क्यों नहीं लड़ रहे हो ईवीएम हटाने के लिए? लड़ना चाहिए ना, क्यों नहीं लड़ते? डर है सीबीआई का, डर है ईडी का। तो जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। डरने से काम नहीं चलेगा। अगर राजनीतिक हत्या हो गई तो हो गई ना, मर गया, राजनीतिक रूप से मर गया। अगर उसकी राजनीतिक हत्या बीजेपी वालों ने कर दिया तो राजनीतिक रूप से मर गया ईवीएम से। तो डरने से काम नहीं चलेगा, लड़ने से काम चलेगा। तमाम विपक्षी दल के नेताओं को हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, डरो मत, लड़ो। और हम लोगों की जो संगठन ताकत है, अगर आप ईवीएम के खिलाफ में लड़ते हो, जाति जनगणना के लिए लड़ते हो, एमएसपी गारंटी के लिए लड़ते हो, इन मुद्दों के लिए अगर आप लड़ते हो तो हम लोग है मैदान में। डरने की क्या जरूरत है? लड़ने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग लड़ाई में साथ रहे, और अगर डर जाओगे तो डर दिखाकर बिठा देंगे आपको, अपना राज करते हैं। इसलिए ये जो वक्त है, ये वक्त डरने का वक्त नहीं है, चुप बैठने का वक्त नहीं है, बल्कि एकजुट होकर लड़ने का वक्त है। जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर, भाषा से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर, संगठन से ऊपर उठकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए देश में एकजुट होकर के लड़ने का ये वक्त है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करें, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करें।
इसलिए साथियों, इस लड़ाई को हम लोगों को एकजुट होकर के लड़ना होगा। 25 मई 2022 को इन मुद्दों को लेकर हमने भारत बंद किया था, इस बार और बड़ा करेंगे। कोई चुप रहे या बोले, हम चुप नहीं। कोई चुप रहे या बोले, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और आप लोगों को भी आह्वान करना चाहते हैं कि भविष्य में जब इसको लेकर कोई बड़ा आंदोलन घोषित किया जाएगा तो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग, पार्टी, संगठन से ऊपर उठकर इस आंदोलन में शामिल होकर इस आंदोलन को सफल करने का काम करिए। क्योंकि ये किसी संगठन की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। देश बचेगा, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हम सब बचेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन बचेगी, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। पूंजीपतियों का गुलाम पूरा देश हो जाएगा। और केवल देसी पूंजीपतियों का नहीं, विदेशी पूंजीपति भी आ रहे हैं, उनका भी गुलाम हो जाएगा। अगर इससे बचना चाहते हो, बचाना चाहते हो तो इस लड़ाई को मजबूत करना होगा। इसके लिए हम लोग ये परिवर्तन